वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसा कि पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अखिलेश जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर मैं दो चार लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। बाकी स्टूडेंट केवल अपना नाम और क्लास बता देंगे ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे इंट्रोडक्शन में। अखिलेश जी, आप बताइए, और मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि बैंडविड्थ कम यूज हो। अखिलेश जी, आप म्यूट पर हैं। अखिलेश जी, आप म्यूट पर हैं। वो अनम्यूट कर सभी रहे को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। थैंक यू शिव कुमार सर एंड सभी पार्टिसिपेंट्स। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं अभी कमांडेंट हूँ सीएसएफ में। बहुत दिनों से सर का संस्था के द्वारा वानप्रस्थ के द्वारा प्रयास था, उसमें एसएससी जीडी का स्लाइड से रिलेटेड के लिए मुझे बोला गया कि आप लोगों को गाइडेंस करें जो युवा वर्ग हैं जो इस तरह की तैयारी करते हैं। तो मैं उसके लिए आज मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। धन्यवाद। और गौरव, तुम एक साथ पूरे बढ़िया वाले को इंट्रोड्यूस कर दो तो थोड़ा शॉर्टकट होगा। हाँ, तो आई थिंक सारे लोग अपने अपने फ़ोन से ज्वाइन किए हैं, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो मेरा नाम है कृपाल गौरव और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी फ़िलहाल मूलतः बड़हिया बिहार से। ठीक है धन्यवाद। तिवारी जी, एक सेकंड में आप भी अपने बता दीजिए ताकि अखिलेश जी को पता चल जाए। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ तिवारी है। मैं शिव कुमार जी जहाँ रहते हैं न्यू जर्सी में, वहीं रहता हूँ और बहुत साल से यहाँ पर हूँ। शिव कुमार जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गांव के भी कुछ लड़के हैं यहाँ, प्रभात हैं, गौरव हैं, ये सब जुड़े हुए हैं इस संस्था से। और गौरव तो पढ़ा भी रहे हैं। और तिवारी जी भी फौज के हैं, हमसे करीब 10 साल सीनियर हैं। नमस्ते। नमस्ते अखिलेश जी। और मैं सबका नाम लूंगा, आप केवल अपना क्लास बताते जाइएगा। मैं स्क्रीन नाम लूंगा कि मेरे को रियल नाम में भूल जाता हूँ। अनामिका, केवल अपना ग्रेड बताना। आदित्य 12th ग्रेड कॉमर्स। नंदूलाल मैठी, Yes, sir. Sir, I am Nandulal Mathi of class 8. नंदूलाल On the मैठी, in Jodhpur. वेरी गुड नंदूलाल। पीयूष बरहिया वाले, यू आर इन क्लास 9, करेक्ट? I read in class 7. क्लास 7, पीयूष सिंह क्लास 7। शिवम जी स्क्रीन नाम है, ये कौन है? Sir, my name is Shivam Kumar. ग्रेट, I'm class 9th. क्लास 9। विक्की राज, आप किस ग्रेड में हो? जो बोल रहे वो म्यूट कर लो। I read in class BA Part 1. ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 from Baraiya. फ्रॉम बरहिया, ये पार्ट 1 फ्रॉम बरहिया। जिया बेटिया, एक्सक्यूज मी सर, ये विक्की का क्लास सर क्लियर नहीं हुआ। बीए पार्ट 1 बोला। बीए पार्ट 1, राइट। अब सर अब की बार नाम लिखाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। इंटर का एग्जाम अब की बार कंप्लीट हुआ है 2021 में। ठीक है। जिया बेटी, आप किस ग्रेड में हो? म्यूट पे चले जाइए। जिया, आप किस ग्रेड में हो? सर स्टैंडर्ड 10th सर। स्टैंडर्ड 10। आप म्यूट हो जाओ फिर से। और अभिषेक बाबू, आप अनम्यूट हो गए, बोलो अभिषेक। यस सर।
किस ग्रेड में हो? दिल्ली, हाँ, हरियाणा हरियाणा। ग्रेड कौन सा है यार? किस क्लास में हो? 12th। 12th। ओके, आप म्यूट हो जाओ। गौरव ग्रेजुएशन पास है, गौरव सिंह। लक्की तनवर? 9th सर। लक्की तनवर 9th में है। और धर्मेंद्र जी आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। कुमार धर्मेंद्र, किसान, ग्राम चंदा, अरवल, बिहार। जी। प्रभात? सर मेरा नाम प्रभात रंजन है, मैंने इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ये भी ग्रेजुएट है। आयुष राज? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं आयुष। उसके बाद हो गया साजल शंकर। गुड इवनिंग सर, आई एम इन BA पार्ट 2। अच्छा, काशी शंकर ने लिख रहा है क्लास 11 फ्रॉम बड़हिया। सागर चंचौंदिया, सागर? ओके, नहीं बोल पा रहा है। सागर 11th ग्रेड फ्रॉम जलौन। ओके, जलौन से है सागर। गुड सागर। सौम्या? My name is Soumya of class 9th. ओके। अंकित? Sir, I am a student of BSc Honors first year and I hail from Barahia. ओके, अंकित भी बरहिया का और बीएससी फर्स्ट ऑनर। राजीव? Yes sir. आप किस ग्रेड में हो राजीव? 10th क्लास बरहिया। 10th क्लास। रेखा देवी? ओके, चलो कोई बात नहीं। अब अर्पण कुमारी 2 है तो कोई एक ही स्क्रीन लागू होगा। अर्पण कुमारी मेरे रेफरेंस है सर। क्या बोले आप? वो मेरे रेफरेंस है। अच्छा अच्छा, तो आप जानते हो उनको, अच्छी बात है। क्लास BA पार्ट 1। तो ठीक है, आप जानते हैं, अच्छी बात है। अर्पणा जी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अर्पणा जी आप। Very good evening, Namaskar. I'm an educator, principal. Can you hear me, everyone? हाँ, Yes. हम लोग सब सुन लिए। I'm an educator, principal. I've worked for 30 years and I enjoy being a part of this group because it's very enriching to hear experiences from the speakers. And जो बच्चों का क्वेश्चंस होता है वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये शेयर करती हूँ फिर औरों के साथ, तो एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है अर्पणा जी। अब अखिलेश जी आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करके आप शुरू करें। मैं Yes, म्यूट हो जाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं शिव कुमार सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि कुछ हम सामाजिक काम करें। और तिवारी सर का भी स्वागत करते हैं, पहली बार इंटरेक्शंस हुआ है। मैडम्स, अपर्णा मैडम्स, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखना होगा इन फ्यूचर्स। मैं आपके टच में रहूंगा, आपकी काफी लंबी सर्विस है। गौरव जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमें लगता है कि आपका रोल्स बहुत ज्यादा रहा होगा इसमें, और आपको भी धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं आगे अपना शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैं स्क्रीन शेयर करके मैं अपनी बात को शुरू करूंगा।
सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. आपके सामने स्क्रीन पे जो टॉपिक लिखी गई है, गाइडेंस फॉर कैरियर्स इन सीएपीएफ। सीएपीएफ एक ऐसा वर्ड्स है जिससे लोग जो है वाकिफ नहीं भी हो सकता है। बेसिकली ये पैरामिलिट्री फोर्स थी, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहा गया। बट इसके अंदर जो भी फोर्स आते हैं उससे आप लोग वाकिफ होंगे। सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। मैं इनके बारे में आगे डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये 5 फोर्स जो है ये सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। जो हम आज टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है सीएपीएफ के, उसके बाद क्यों इस वैकेंसीज की इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। और भी जो वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसी सीएपीएफ में आ रही है और उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पे मैं प्रकाश डालूंगा। जो फंडामेंटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, दाव की हर एक पोस्ट के कुछ प्रोसेस अलग होंगे, बट एक बेसिक प्रिंसिपल्स है रिक्रूटमेंट्स का जिसके बारे में बताऊंगा। फिर मुझे एसएससी जीडी पर स्पेशल इम्फेसिस देने की बात कही गई थी, तो मैं उसके लिए अलग से इम्फेसिस दूंगा। और इसके अलावा जो और भी वैकेंसी जो है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जो 5 फोर्स है सीएपीएफ के अंदर, इसमें ये 5 फोर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीआईएसएफ बेसिकली जो है जितने भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली मेट्रोज और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और जितने भी एटॉमिक रिएक्टर्स हैं या स्पेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, उसको प्रोटेक्शंस देती है। अभी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिलायंस एंड इंफोसिस को जो है सीआईएसएफ प्रोटेक्शंस दे रही है। सीआरपीएफ जो है ये कहीं भी किसी तरह की इंसिडेंट होगी और स्टेट पुलिस के पास अगर बल संख्या कम होगा तो सेंट्रल फोर्स का हेल्प लेगा, वो असिस्ट करता है लोकल पुलिस को कहीं भी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसका मेनली डिप्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान बॉर्डर्स पर एंड बांग्लादेश बॉर्डर्स पर है। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स आईटीबीपी, ये तिब्बत बॉर्डर्स पे इसकी डिप्लॉयमेंट्स है। और एसएसबी जो है ये आपके नेपाल बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स हैं इसके। मैं इसमें जो रिक्रूटमेंट्स होती है उसमें आप लोग का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि हर साल इसकी वैकेंसी आती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप बिहार से ज्यादा लोग हो, बिहार में 10-10 साल पर एसआई की वैकेंसी निकलती है या पुलिस की वैकेंसी कभी 10,000 निकलेगी फिर 3 साल नहीं आएगी। बट सीएपीएफ की वैकेंसी रेगुलर आती है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल फिर अगेन आपके लिए वैकेंसी होगी। सेकेंड चीज है, ये सीएपीएफ की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप ये मान के चलिए कि ऑन मेरिट्स रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इसमें आप किसी तरह के डाउट्स में नहीं रहिए और बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से ये रिक्रूटमेंट्स होता है, तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन है, चूंकि ये फोर्स का रिक्रूटमेंट है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हाइट, रनिंग, ये सब कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं, तो जिससे कुछ मेरिट्स वाले लड़के जिसके हाइट्स कम है, जो इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होता है या रनिंग में नहीं पास होता है, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फिजिकली फिट लड़के, थोड़ा मेरिट लेवल कम भी हो, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसके भी सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा हैं इसमें। ये रीजंस हैं इस सीएपीएफ वैकेंसीज को आप लोग को बताने की। जो वैकेंसीज आ रही है उसमें सब इंस्पेक्टर की रेगुलर वैकेंसी आ रही है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स जो है ये क्लरिकल ग्रेड है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। कांस्टेबल जीडी की भी रेगुलर वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी
थाउजेंड्स में रहती है, 30,000, 40,000। कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। कांस्टेबल ट्रेड्समैन, इसमें जैसे कुक है, बार्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, स्वीपर होते हैं, ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आते हैं। फिर पैरामेडिकल स्टाफ, आप लोगों को पता है, मैं बताना चाहूंगा कि फोर्स के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तो पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी रिक्रूटमेंट होती है। तो जो रिक्रूटमेंट्स ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स, ये इसमें मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा। ये वैकेंसी लिमिटेड में रहती है। इसमें आपके पास जो है हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 77-82, ये 77-82 मिनिमम 77 और एक्सपेंड करके 82 होना चाहिए सेंटीमीटर में। इसमें एक टाइपिंग, रिटेन के अलावा एक टाइपिंग टेस्ट होता है, तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस इसके साथ करना है। ये प्योरली ऑफिशियल पर्पस से रिक्रूटमेंट्स होता है। जो कांस्टेबल जीडी है उसकी रिक्रूटमेंट्स जो है, उसमें 2-3 चीज जान लीजिए। ये हाइट्स 170 सेंटीमीटर चाहिए हमें फॉर मेल, फॉर फीमेल जो है 157 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 80 और 85। इसमें दौड़ होती है 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, और फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। फिर रिटेन एग्जाम होती है, इसका मैं डिटेल्स आगे चर्चा करूंगा। जो कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम्स पैटर्न्स है, सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है जो एसएससी कंडक्ट करती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए ईच ईयर, इस साल भी अभी फॉर्म्स फिलअप हो गए हैं, एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो ये जो एसएससी एग्जाम्स लेती है तो केवल रिटेन एग्जाम लेती है। रिटेन एग्जाम्स में जितने सीट्स होते हैं उससे लगभग 5 गुना ज्यादा वो रिजल्ट्स जो है वो फिर पीएचडी फिजिकल टेस्ट के लिए विभाग को भेज देते हैं। ये जो 5 सीएपीएफ फोर्स है उसमें से प्रत्येक ईयर एक नोडल्स होती है, कभी सीआरपीएफ होगी, कभी सीएसएफ होगी, और वो जो है फिजिकल्स वो लेंगे, एसएससी फिजिकल नहीं लेती है। रिटेन एग्जाम्स के बाद एसएससी जो है, अगर 30,000 सीट्स है तो 1,50,000 लिस्ट भेज दिया जाता है नोडल को, और फिर नोडल्स जो है अपना विभाग जो है ये फोर्सेज मिलके उसके फिजिकल्स लेते हैं। फिजिकल्स के 2 कंपोनेंट्स हैं। सभी को क्लियर आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। तो फिजिकल्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक पीएचटी बोलते हैं। पीएचटी कुछ नहीं है, सिंपली आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट्स फॉर मेल, और फीमेल के लिए जो है ओनली हाइट। तो ये जो है 170 सेंटीमीटर जिस भी लोगों की हाइट्स है वो इस एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, और फीमेल्स 157 सेंटीमीटर। इसके बाद रिटेन के बाद जो लिस्ट आती है तो पीएचटी और पीटी सेम डे होती है, आपको अलग से बुलाया जाएगा। पीटी में रनिंग होता है, रनिंग जो है उसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद मेडिकल एग्जाम्स होते हैं। मेडिकल एग्जाम्स में हम लोग का कोई रोल्स नहीं है, डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं, बट मोर और लेस जो लोग फिजिकल पास करके आते हैं, रेयरली ऐसा होता है कि मेडिकल में लोग क्रॉस हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, ऐसा केसेस बहुत कम होता है। अब बिल्कुल नेग्लिजिबल वो डाटा है। रिटेन एग्जाम्स में आप जाएंगे तो ये बहुत कॉमन है, जीके एंड जीएस, जीए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपको इसमें अगर इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसका 2 पार्ट्स है। एक तो आप क्लास 7, 8, 9, 10 तक का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसके अलावे साइंस, जनरल साइंस भी आप देखेंगे अप टू 8 ही होता है, 9, 10 बहुत कम कवर होता है, अप टू 8 का ही मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद साथ में इसमें करंट अफेयर्स होता है। तो ये जो प्रिपरेशंस है
जीके जीएस के, इसमें आप अगर एग्जाम्स के लिए केवल ऑब्जेक्टिव्स गाइड पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो तरीका सही नहीं होगा। आपको कंसेप्ट में जाना होगा। कंसेप्ट में जाने से क्या होता है कि जब आप एक एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उसका ऑब्जेक्ट्स कांस्टेबल जीडी नहीं होता है, वो सारे एग्जाम्स देते हैं ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और एक बार जॉब लग भी गई तो उसका प्रिपरेशन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आगे वो फिर दूसरा एग्जाम्स भी पास करते जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को ये गाइडेंस है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें 6, 7, 8 और अगर उसके बाद 9, 10 भी टच करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप गाइड्स में जाएं। हमारे समय में 2006 में एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो लूसेंट की एक गाइड चलती थी। टेक्स्ट बुक के बाद आप रिविजन्स कर सकते हैं लूसेंट से। अभी कुछ और भी मार्केट्स में बुक होंगे, बट टेक्स्ट बुक की तरफ पहले जाइए। करेंट अफेयर्स आपके पास प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, इनसे जो है वीक में एक बार रिवाइज करते रहिए। एग्जाम से 3-4 महीना बैक का इवेंट्स ही इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग्स बहुत ही कॉमन चीज है, आपको एक लॉजिक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आप सभी लोग रीजनिंग की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं और उससे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में आपको ऑप्शंस है हिंदी या इंग्लिश लेना, तो आप जिसमें भी आप अच्छा है वही लैंग्वेज आप चूज करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ, अगर आप ये 4 जो देख रहे हैं ये 25 करके क्वेश्चंस 100 मार्क्स होते हैं। अगर आप इसके सिलेक्शंस देखेंगे तो इसका जो कट ऑफ आता है वो 40 से लेके 60-65 तक ही कट ऑफ रहता है। ये कट ऑफ वेरिएशंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज जो आप 30,000 देखते हैं ये स्टेट वाइज इसको सेग्रीगेट किया हुआ रहता है। तो हर स्टेट का मेरिट अलग अलग जाता है। जैसे बिहार का पिछले साल 63 गया था मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी में, अरुणाचल प्रदेश का 43 गया था। बट कमोबेश जो है आपको 50 से 60% स्कोर्स में आपके सिलेक्शंस हो जाते हैं इसमें। तो ये जो आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके पास जो 30% क्वेश्चंस जो है 30% मतलब आउट ऑफ 25 10 क्वेश्चंस बहुत ही बेंचमार्क हैं। आप बिना प्रिपरेशन का भी इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप 10 क्वेश्चंस इजीली बना लेंगे। 30% के बाद जो 50% क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट लेवल का होता है। उसके लिए आप जैसे 8 तक का अगर आपने हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और साइंस अगर आप जानते हैं तो आप इस जो 50% क्वेश्चंस में से आप जो है 70-80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस जो है 10 से 12 क्वेश्चंस इस लेवल के रहते हैं। उसके अलावे जो है 20% क्वेश्चन मतलब कि 25 क्वेश्चंस इस सेक्शंस में होते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, जो कि आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे। बट आप 25 में 25 स्कोर करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैं आपको बता दिया कि 100 में 60-65 क्वेश्चंस इनफ है सिलेक्शंस के लिए, तो आप सोच सकते हैं अगर आप जीके जीएस में थोड़ा भी कंसेस होंगे, एक बार कंसेप्ट ले लेंगे, तो आप जो है 18 से 20 क्वेश्चंस कांस्टेबल जीडी का बना सकते हैं, जो कि काफी स्कोर्स होते हैं। उसके बाद हिंदी जो है, चूंकि आपका सभी का जो है वो एरिया जो है बिहार का, वो एरिया हिंदी ही लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट्स जो है व्याकरण जिसको बोलते हैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज आपको हिंदी के स्कोरिंग में दिक्कत नहीं आएगी। मैथ एक ऐसा एरिया है जिसमें लड़के कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे जिसको अच्छे स्कूल नहीं मिले हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं, बट
ये मैथ जो आप देख रहे हैं, इसका प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, औसत, ब्याज, परसेंटेज, जो आपका रेशियो, अनुपात जिसको बोल रहे हैं, टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम्स, ये जो मैथ्स हैं ये 8th क्लास तक ही हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशंस आते हैं, वो क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं। तो ये मैथ्स जो है, आपको इसके बारे में अगर आप वीक भी है तो आप डरिए नहीं, एक बार आप बनाना शुरू कर दीजिए। क्लास 9th में भी है, आप वीक है मैथ में, आपने साइंस इसलिए भी नहीं लिया +2 में जाके कि हमारा मैथ खराब है, बट ये मैथ जो है ये कॉमन मैथ्स है। मैथ जो मैथ्स जब आप +2 में जाते हैं तो जो अच्छे लड़के मैथ्स जो लेते हैं वो +2 का मैथ्स अलग होता है, बट अप टू द 10th स्टैंडर्ड्स कॉमन मैथ्स होते हैं। इसमें आप जो है इसको प्रैक्टिस करें। कोई इसमें भी अगेंस्ट में कहूंगा कि गाइड्स में मत जाइए। मैं RS अग्रवाल मैथ्स का बहुत ही अच्छा बुक है, एलिमेंट्री मैथ है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और बाद में चूंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, तो आप जानते भी रहेंगे मैथ, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि मैथ्स बनाने में टाइम लगता है। तो आपको ये पोर्शंस जो ऊपर के 3 पोर्शंस हैं, जनरल नॉलेज और ये हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेते हैं, इसमें टाइम बचता है, और रीजनिंग और मैथ में टाइम लगता है। तो मैथ में आपको कंसेप्ट लेने के बाद आपको थोड़ा सा क्विकर मैथ की तरफ जाना होगा, जिसमें कुछ वेल नोन फार्मूलाज होते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन बहुत इजीली पूछता है कि किसी वस्तु का सामान जो है उसको 20% रेट बढ़ा दिया जाए और अगेन उसको 20% डिस्काउंट पे बेचे, तो लाभ होगा या हानि होगा या सेम रहेगा? और लाभ होगा तो कितना % लाभ होगा, हानि होगा तो कितना होगा? ये एक फार्मूलाज है, सिंपल फार्मूला है। जितना % बढ़ा रहा है और उतना ही % घटा रहा है, उसके 0 को हटा दीजिए, 2 2 4 हो गया, और ये लॉस होते हैं। 20% बढ़ा के जब भी उतना ही % डिस्काउंट देके सामान बेचा जाएगा तो ऑलवेज लॉस होगा। और सिंपल फार्मूला है, 4% का लॉस हुआ। अगर 30% बढ़ा दिया गया, 30% घटा के बेचा जा रहा है, तो 9% का लॉस। तो ये इस कुछ क्विकर मैथ की तरफ आप जाने होंगे, तब आप जो है मैथ सारा कवर कर पाएंगे। जो PhD PT का प्रिपरेशंस है कांस्टेबल GD के लिए, इसमें PhD तो भगवान के हाथ में है, आपकी क्या हाइट्स है ये आप नहीं का जानते हैं। जिसके भी हाइट्स 170 हैं जनरल कैटेगरी में, ST कैटेगरीज में और हिली एरिया के लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को हाइट में थोड़ा छूट है। तो ST को 162 है और हिल साइड के लोगों का भी 162.5 है ये हाइट्स। तो जिस किसी के भी मेल्स में 170 हाइट्स है, वो इस प्रिपरेशंस में अगर आप आते हैं, आपको पहले ही मैं बताया कि मेरिट्स कम होते हैं इसके, क्योंकि हाइट के बाद बहुत ऐसे लड़के हैं जो आपसे ज्यादा मेरिट भी होगा, बस उसकी हाइट 165 होगी, वह 160 होगी, वो रेलवे का एग्जाम दे सकता है, बैंकिंग का दे सकता है, बट इसका एग्जाम नहीं दे सकता है। तो एक एलिमिनेशन हो जाती है कि बहुत मेरिट वाले लड़के हाइट के कारण इस फॉर्म को नहीं भर पा सकते हैं। तो जिसकी भी हाइट 170 है, वो लोग इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन देके आप इसमें आ सकते हैं। आगे आप कैरियर्स आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद डे एंड हो जाता है, इसके बाद भी ऑप्शंस आपके पास हैं। आज के डेट में कोई भी सरकारी जॉब में आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। ये और बिहार की तो स्थिति ये है कि सरकारी जॉब एक सोशल स्टिग्मा टाइप का बना हुआ है। आप ज्यादा भी पैसा कमा रहे हैं कहीं, बट वो एक नई सरकारी नौकरी है, एक बहुत बड़ा मिथ्या बनी हुई है। PT जो है, PT
में आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी की मैंने बताया कि 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर दौड़ना ये बहुत ही इजी रनिंग है। 100 में से 80 बच्चे पास कर जाते हैं रनिंग में। मैं जो रिक्रूटमेंट्स बहुत सारा मैंने किया है, इसमें वही लोग रुकते हैं जो रनिंग के दरमियान हिम्मत हार जाते हैं। ये एक ब्रेन गेम है। आप जॉगिंग करते हुए भी अगर आप पूरे ट्रैक पर आप कभी नहीं रुकेंगे, आपकी क्या स्पीड है ये मैटर नहीं करता है, आप ट्रैक पर नहीं रुकेंगे तो भी आप पास कर जाएंगे। वो लोग जो बीच में रुक जाते हैं क्योंकि सांस फूलती है, सांस फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, इंड्योरेंस जिसको बोलते हैं, कि आपको 20 मिनट जो है पसीना बहाने का प्रैक्टिस करना है, वो भी एग्जाम्स के 3-4 महीने के लिए। और इसमें जान जीव लगाने की जरूरत नहीं है ओनली। और मैं एक चीज बता दूं कि ये जो कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट्स बहाली है, ये सीएपीएफ ही एक ऐसा रिक्रूटमेंट्स है जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होता है, ना 100 मीटर रेस होता है। पीटी मतलब ओनली एक रनिंग आप क्वालिफाई कर लिए, रिटेन आप क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यहाँ लाया, रनिंग आप पास कर जाइए और आपकी हाइट 170 है या महिला के लिए 157 है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अगर सीट से ज्यादा फिजिकल में लोग पास कर जाते हैं तो अगेन रिटेन मेरिट्स पे छांटा जाता है। अगर उतना ही पास किया तो सभी को कॉल और लेटर चला जाता है। मैं कुछ रिक्रूटमेंट्स में देखा कि बहुत लोग बोले हमारा तो फिजिकल पास हो गया, मेरिट में नाम नहीं आया, धांधली हो रहा है, ये हो रहा है। बेसिकली मैं उस कैंडिडेट्स के बारे में मैं ये बताऊंगा कि अगर मैंने पहले बोला कि 5 टाइम्स जो है फिजिकल के लिए कैंडिडेट कॉल होते हैं, और इस 5 टाइम्स में से सपोज कीजिए 2 टाइम्स फिजिकल पास कर लिए, तो 2 टाइम्स लोग में से फिर जितना सीट है उसका फिर 2 टाइम्स में से फिर उसका हाफ ही कॉल लेटर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर 30,000 वैकेंसी देख के आप फॉर्म भरे हैं, अचानक से रिक्वायरमेंट्स फोर्स की बढ़ जाती है, तो उसी 30,000 में से 20,000 वैकेंसी बढ़ जाती है। उस समय में वो कैंडिडेट को फायदा हो जाता है जिसने फिजिकल पास किया है और अचानक वैकेंसी बढ़ गई है। तो ये प्रिपरेशन जो है कांस्टेबल जीडी के लिए जरूरी है। मैं थोड़ा सा यहाँ रुक रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक मैं जिस तरह से बता रहा हूँ समझ में आ रही है या मुझे कुछ और ट्राई करने होंगे। जस्ट मैं एक फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। वही आ रहा है। सबसे हमारा लोवेस्ट क्लास जो है मैथी क्लास 8 एंड पीयूष जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। आपको अभी कुछ समझ में आया? यस सर। आपके लिए मैं शाबाशी दूंगा कि सबसे जूनियर मोस्ट आज के काउंसलिंग सेशन में आप ही हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैथी मैथी जी सर। समझ रहे हैं ना? वेरी यस सर। कुछ बच्चे क्लास 9 के भी हैं हमारे पास। मैं 9 वाले के लिए 2 मिनट लास्ट में टाइम ले लूंगा। तो ये आपका कांस्टेबल जीडी था जो जिसके बारे में मुझे बताया गया, इसलिए मैं इसको इलेबोरेट कर रहा था। बट मैं इससे ज्यादा कुछ कवर करना चाह रहा हूँ जो लोग नहीं जान रहे हैं। आपके आसपास में या आपके जो दुकान जहाँ फॉर्म निकलते हैं वहाँ आप लोग इस चीज की जानकारी नहीं है। बिहार का मतलब है कि सिपाही की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है। इससे अलग भी दुनिया है फोर्स के अंदर, और इससे बढ़िया रैंक्स है, और उसमें इससे भी लेस कंपटीशन है। उसके बारे में मैं बताने का कोशिश करूंगा, और इसमें जो चीज मैं आगे बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वो जो भी 9th 10th के भी बच्चे हैं उसको भी इसका फायदा होने जा रहा है। ये आप जो देख रहे हैं अगली स्लाइड अभी जो खुली है, इसमें आप देख रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर्स।
तो मैं पहले बताया था कि जीडी में 170 हाइट के कारण कंपटीशन लेस हो जाता है, तो ड्राइवर में 170 हाइट के बाद ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो अगेन कंपटीशन लेस हो जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसमें 3 चीज आती है, इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि ड्राइवर के पोस्ट बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं। इसमें 3 चीज है, आपके पास MCWG होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गियर। आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लोग बनाएंगे तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको MCWG लेना है। उसके बाद LMV आपके पास होना चाहिए। LMV में ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट करके होता है, कोई भी आपके पास LMV होना चाहिए। और बहुत कैंडिडेट्स ड्राइवर में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो 18 साल से पहले इस ड्राइविंग लाइसेंस को ले लेते हैं। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक्स में है और ड्राइविंग लाइसेंस में अलग डेट ऑफ बर्थ होता है। तो आपको जब भी आप जान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आज भी मैट्रिक ही है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई कैंडिडेट्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट तरह के डेट ऑफ बर्थ लेके आते हैं तो हम लोग बेस उसका 10th को ही मानते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जब भी आप लीजिए तो LMV लाइसेंस और मोटरसाइकिल 18 साल में से पहले का नहीं होना चाहिए। आपका एज 18 साल उस समय होना चाहिए। प्लस इसके साथ HMV लाइसेंस होती है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, वो आपको 20 साल में होना चाहिए। HMV लाइसेंस 20 साल से पहले आप नहीं लेंगे। और LMV HMV जो इश्यूड डेट है, ध्यान से सुनिएगा, LMV और HMV के बीच में जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड डेट में मिनिमम 1 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस इतना आपके पास है तो आप उससे भी GD से भी कंपेरेटिवली जो है लेस कंपटीशन का ये रिक्रूटमेंट्स है। समझ में आया कि आपको ड्राइवर के लिए 3 चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है, आपके पास तीनों लाइसेंस होने चाहिए, LMV, HMV एंड MCWG, मोटरसाइकिल विद गियर। तो MCWG और LMV जो है आपको 18 साल में होने चाहिए और HMV आपके जब जिस दिन इश्यूड होता है उस डेट में आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की चीज है। और LMV के 1 साल बाद ही HMV होना चाहिए इश्यूड मिनिमम्स। तो ये ड्राइवर्स में है। और बाकी ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट्स में आगे जब आपके पास ये रहेगा तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगी, जो कि बहुत ही कॉमन है। आपको गाड़ी से 8 बनाने देगा, H बनाने देगा और पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए देगा, जो कि 2-3 महीने लोग प्रैक्टिस करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं। बट ड्राइविंग लाइसेंस में देखना है, और ड्राइविंग लाइसेंस में जो नेम्स आपके हैं, फादर्स नेम्स, वो आपके 10th से मैच करने चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब एजेंट्स से ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो हम लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, स्पेलिंग्स देख लेना है आपको। इसके बाद कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो है ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट्स है, जो कि कुक, वाटर कैरियर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, स्वीपर्स होते हैं। बट आप लोग ये ध्यान लीजिए, ये पोस्ट जो है इसका नाम कांस्टेबल ही है, उसकी भी सेम सैलरी है। इसको भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कहा जाता है, क्योंकि कुछ ट्रेड्स हैं, ये अलग अलग ट्रेड्स हैं। बार्बर्स हैं, जो नाई जिसको बोलते हैं। तो इसकी भी प्रिपरेशन, अगर आप GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी में ये भी कवर हो जाता है। बस अगर आप खाना बनाने के लिए पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे कुकिंग करवाया जाएगा, कुछ सामान आपको दे दिया जाएगा, दाल बनाना है या रोटी बनाएगा। अगर स्वीपर्स में आ रहे हैं तो आपको वहां पर एक बार सफाई करवाया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियंस में आ रहे हैं तो आपको AC/DC करंट का नॉलेज है कि नहीं। अगर ITI सर्टिफिकेट्स रहता है तो उसको थोड़ा 10 मार्क्स बोनस दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज है पैरामेडिकल स्टाफ, इसके बारे में
मैं बताऊंगा, ये एक ऐसा वैकेंसी है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है, जिसमें आपको कांस्टेबल ड्राइवर्स का मैं अभी स्लाइड दिखा रहा हूँ। एज इसका देखिए 21 से 27 है। हाँ, जितने भी एज हम दिखा रहे हैं उसमें जो है, जो ओबीसी को 3 इयर्स और SC/ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ये स्टैंडर्ड्स है। देखिए ड्राइवर्स में भी वही हाइट्स हैं जो कांस्टेबल जीडी में है। चेस्ट वही है 80 से 85। अच्छा, चेस्ट के बारे में मैं बताना भूल गया था, मैंने आपको फोकस किया रनिंग पर, हाइट पर। चेस्ट पर मैं इसलिए नहीं फोकस किया और अभी मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि रनिंग पास करने के बाद ऐसा देखा गया है कि 50% लोग, अगर बोर्ड स्ट्रिक्ट चेस्ट मेजरमेंट करता है तो 50% लोग चेस्ट 80 से नीचे मिलता है। उसका रीजन है कि गरीब परिवार से लोग आते हैं, उनकी फूडिंग हैबिट्स वैसा नहीं है, एग्जाम से पहले वो प्लेटफॉर्म पर एक दिन पहले आते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो उसका चेस्ट थोड़ा कम रहता है। तो वहां पे हम लोग एज ए बोर्ड्स भी ये देखते हैं कि रनिंग हो गया तो चेस्ट क्यों नापना है, बट उसके एसओपी में लिखा रहता है, तो हम लोग को चेस्ट मेजर करना है। और चेस्ट में लोग अच्छे खासे चेस्ट में लोग बाहर हो जाते हैं और खराब लगता है कि रनिंग कर लिया, रिटेन पास करके आया, केवल चेस्ट में फेल होने के कारण वो आउट हो रहा है। तो चेस्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन कर रहा था, तो जब मैं शुरू में जब फॉर्म भरा तो मेरा चेस्ट जो है 76 था, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 1 से 2 महीने के जिम पे चेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए जिन लोगों का चेस्ट कम है, आपको कुछ नहीं करना है, चेस्ट के कुछ एक्सरसाइज होते हैं वो आपको 2 महीने करने हैं। तो 2 महीने जिसके भी चेस्ट कम है वो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। चेस्ट फ्लेक्सिबल से आप हर कोई चेस्ट को 80 पहुंचा सकता है। बस आप अपना चेस्ट मेजर कर लीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि आपका चेस्ट मेजरमेंट्स जो है 79 तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अगर उससे नीचे है तो आप थोड़ा सा जिम कर लीजिए। जिम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप YouTube पर जाइए, चेस्ट एक्सपेंड के कुछ एक्सरसाइज है, आप वो घर में भी कर सकते हैं। पुशअप करना होता है, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट्स खाना है जिसमें आप अंडा खा सकते हैं या चना खा सकते हैं, और ये आप 1 महीना करके देखिए, चेस्ट अपने आप आ जाएंगे। ड्राइवर की दौड़ जो है वो बहुत कम होती है, जो मैं तभी बताया कि रनिंग में जीडी में जो है रनिंग पीटी 5 किलोमीटर की जो है टेस्ट है, यहाँ आपको रनिंग टेस्ट भी कम है। 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकेंड्स का है। यहाँ लॉन्ग जंप हाई जंप है बट बहुत ही नॉमिनल है। तो ये ड्राइवर्स के बारे में भी आप लोग अभी से अगर सोचेंगे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, बहुत लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, और यहाँ पे जो गाड़ी की टेस्ट होती है इतने कैंडिडेट्स आते हैं, इस रोड पे जाके गाड़ी नहीं चलवाया जाता है, बस उसको जो है 8 बनवाना, H बनवाना और जो है ये बैक पार्किंग में गाड़ी लगाना, बस इतना ही टेस्ट होता है। ट्रेड्समैन के बारे में अभी मैं बता रहा था, इसमें भी आप ध्यान से देखिए, हाइट वही है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर है। यहाँ रनिंग कम है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड्स में। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर रनिंग देख के जो आप घबरा रहे हैं, ये रनिंग्स जो है ये ज्यादा टफ रनिंग है। 1.6 किलोमीटर इसमें 50% लोग फेल हो जाते हैं, बट 5 किलोमीटर्स में 80% लोग पास करते हैं। तो ये रनिंग ज्यादा टफ है, बट आप इस चीज से अगर घबरा जाएंगे कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, जस्ट ये ब्रेन गेम है, रनिंग कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में हमने ये सब जो वैकेंसीज थी, वाशरमैन, कारपेंटर, स्वीपर, जिसके बारे में बताया, मेसन्स हैं जो राजमिस्त्री होते हैं, तो मेसन्स के कम वैकेंसी आते हैं। मेनली इसमें जो वैकेंसी है ये कुक की वैकेंसी और बार्बर की वैकेंसी और वाशरमैन और स्वीपर, ये 4 वैकेंसी रेगुलर आते हैं।
ये जो स्लाइड्स है इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ पोस्ट हैं जो अच्छे पोस्ट हैं, और इन सब चीजों में जैसे आप अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ लोग बीए पार्ट 2 कर रहे हैं, कुछ लोग बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब +2 के बाद या 10th के बाद आप +2 की तरफ जा रहे हैं। बट ये एक नया डायमेंशन है जिसमें बिहार के लड़के पीछे हैं। आपको नर्सिंग की तरफ जाने का सोचना है। आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन बेशक कीजिए, बट आपका टारगेट्स आगे है। अगर आप अधर में लटके हुए हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड वीक है, आपको दिल्ली पटना में रख के पढ़ाने के लिए गार्जियन सक्षम नहीं है, तो आप 10th के बाद लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा डिग्री होता है, नर्सिंग का होता है। आप ये समझिए कि नर्सिंग का लिए तो बिहार गवर्नमेंट में भी वैकेंसी मिलेगी, बट फोर्स में भी वैकेंसी है। तो आप ध्यान से देखिए, एक सब इंस्पेक्टर रैंक स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है। इंटर के बाद आपके पास 3.5 इयर्स डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ये जो नर्सिंग डिप्लोमा है ये 1 इयर्स का भी होता है, 2 इयर्स का भी होता है, 3 इयर्स का भी होता है एंड 4 इयर्स भी होता है, बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। इसका आज के डेट में बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है। आप 10th करके अच्छे लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं, या नहीं तो वीक है वो आईकॉम बीकॉम की तरफ जा रहे हैं, या हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं, फिर बीएड की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेंड्स है, ट्रेंड से निकलिए, भीड़ से निकलना है आपको। इन सब जगह पे आप जैसे ही आएंगे ना तो अगेन आप भीड़ से निकल जाएंगे। कांस्टेबल जीडी का मतलब हुआ कि 170 सेंटीमीटर हाइट हो और मैट्रिक किया हुआ हो, तो वहां पे जब फॉर्म बढ़ाएगा तो एक भीड़ हो जाती है। बट यहाँ उसमें एक और चीज आ जाएगा कि चलो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, तो अपने आप भीड़ कम जाती है। और यहाँ पे बिहार के रिप्रेजेंटेशन बहुत वीक है, क्योंकि ये इस फील्ड में नहीं लोग सोचता है। ये डिग्रीज का इंपॉर्टेंस केवल फोर्स के लिए नहीं है, इसकी वैकेंसीज कहीं भी है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी है, हॉस्पिटलों में रिक्वायरमेंट्स है और अच्छी सैलरी दे रहा है। तो ये आप ध्यान से इस सब चीज को देख लीजिए। मैंने इसमें रेडियोग्राफर्स है, 2 इयर्स का एक कोर्स आपको करना है +2 के बाद। फार्मासिस्ट है, आप सोचते होंगे 4 ईयर नहीं, डिप्लोमा फार्मेसी आपके पास है तो एएसआई फार्मासिस्ट का आपको रिक्रूटमेंट्स में आ सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट का है, ये आपको ये हेड कांस्टेबल एएनएम है, ये 2 इयर्स का जो है नर्सिंग का ट्रेनिंग आपके पास। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये जो भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है उसको वैलिड माना जाता है। जहां से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसको लाइसेंस होना चाहिए। बस इसमें इतना ही चीज है कि उसको लाइसेंस होना चाहिए, वो एफिलिएटेड हो कहीं से। वेटनरीज भी कुछ आपको पता ही है, फोर्स में डॉग स्क्वाड होते हैं, या आप बीएसएफ में जाएंगे तो उसके पास कैमल्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, तो वेटनरीज की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। अखिलेश जी, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये कॉल 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं चैट विंडो में अगला लिंक दे रहा हूँ, लोग इसको नोट कर लें। और पहले मीटिंग इनवाइट में भी दिया हुआ, राइट सर, तो उसको आप कर ले। तो फिर अभी नहीं, जब 1-2 मिनट के बाद इसको उस लिंक पे जाएंगे। अभी आप मैं उसमें आ जाऊंगा जी, तो अभी आप लोग बोलिए इस पे, अभी 1-2 मिनट और ये स्लाइड खत्म कर लीजिए, फिर उस पे जाएंगे जी। तो चैट विंडो में डाल दिया हूं। राइट, थैंक यू सर। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें केवल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री की बात मैं किसी में नहीं किया हूँ, बस कंसर्न फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 1 लाख आप देखेंगे लोग बीएड की तरफ 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बट बीएड इतने लोग आ गए हैं कि बीएड की अगर 50,000 वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी कंपटीशन हो जाएंगे। बट इसमें जो है अभी भी वीक, मतलब कि बहुत कम लोग इस तरफ में गए हैं। और इसके साथ आपका फिजिकल्स जो है सभी पोस्टों के लिए आप देखेंगे कि फिजिकल सेम है। आपके पास 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए,
महिलाओं के लिए जो है 157 सेंटीमीटर है। इसमें दौड़ है, ये दौड़ जो है 1 माइल्स मतलब 1.6 किलोमीटर जो है 7 मिनट 30 सेकेंड्स में करने हैं। लॉन्ग जंप है, आप देखेंगे 10 फीट, लॉन्ग जंप भी कम किया है। हाई जंप 3 फीट, आप समझिए कि जस्ट आपको जो है क्रॉस कर जाना है। नॉर्मली 170 सेंटीमीटर के जो लोग हैं वो, बिहार में एक शब्द है लांग भी देगा तो 3 फीट कूद जाएगा। इसीलिए इसमें घबराने की चीज नहीं है, केवल ये रनिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। और आपके पास ये डिग्रीज हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं 9th 10th में, अगर वो इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ जा रहे हैं या अच्छा प्रिपरेशन है तो आप जरूर उधर जाइए। बट जिसको लगता है थोड़ा मैं वीक हूँ कंपेरेटिवली, जो है मेरा एजुकेशन वीक चल रहा है, वो लोग इस फील्ड की तरफ सोचिए। अखिलेश जी, अब हम इसको बंद करते हैं, दूसरे लिंक पे जाएंगे। तो सभी को मैं बता दिया कि ये लिंक चैट विंडो में दिया हुआ है। मैं 30 सेकंड रुकूंगा, आप लोग कॉपी कर लीजिए और उस पे आइए। मैं उसके 30 सेकंड के बाद उस पे रहूंगा। अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज कॉपी कर दीजिए।